हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सर आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल आरवी सर स्टडी में फिर से आपके लिए न्यू सेशन न्यू टॉपिक लेकर के आया हूँ। साइंस का क्लास 6 का साइंस पेपर का मैं आपको 1 2 3 4 पढ़ा दिया और मैं 5 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 इस सेशन में एकदम किताब का जो 6 का जो निचोड़ है वो मैं आपको दे रहा हूँ। 6 खत्म करेंगे, फिर 7 खत्म करेंगे, 8 9 10 इस तरह बारी बारी हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का हर एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे चैनल पे आइए, फुल वीडियो देखिए, अच्छे तरीके से समझिए और आपको जरा सा भी किताब छोड़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी और बीटीसी दोनों को मिला करके मैं एक पॉइंट बनाया हूँ और जो कि एकदम जो इम्पोर्टेंट है उसी को, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है बस वो उसी टॉपिक को पढ़ना है। उस चैप्टर से क्यों ना 2 ही पॉइंट क्यों ना निकले, एक ही पॉइंट क्यों ना निकले, बस उतना ही पढ़ना है ताकि जल्दी से जल्दी हमारा तैयारी हो और हमारा वो क्वेश्चन लड़े एग्जाम में। एग्जाम को क्रैक करना मानता है ना कि हमको अत्यधिक पढ़ना मानता है। इसलिए जो चैप्टर का निचोड़ है वो मैं आपको दे रहा हूँ और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों का बिहार बीपीएससी जरूर निकलेगा। आइए, साइंस का क्लास 6 का चैप्टर 4, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पानी की निश्चित मात्रा से पदार्थ की अधिकतम क्या होता है। पानी की निश्चित मात्रा से पदार्थ का अधिकतम मात्रा ज्ञात होता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है कितनी मात्रा घुलती है। जो मात्रा घुल जाती है उसे पहले क्या कहते हैं, घुलनशीलता कहते हैं, ठीक है। और विलेयता इन घोल को संतृप्त घोल कहते हैं। इस घोल को क्या कहते हैं, संतृप्त घोल। मान लीजिए कि एक गिलास पानी लिया, ठीक है, इसमें क्या डालें, नमक डालें। ये नमक इसमें डालने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पूरा घुलनशील हो गया। तो जब पूरा घुलनशील हो गया तो ये क्या कहलाया, संतृप्त घोल कहलाया। क्या कहलाया, संतृप्त घोल कहलाया, यानी कि उस पानी में नमक का पूरे अच्छे तरीके से घुल जाना क्या कहलाएगा, संतृप्त घोल कहलाएगा। ये अपारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी होता है। किसी भी घोल को क्या होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी होता है। चैप्टर 4 में एक 2-3 पॉइंट बन रहा था जो मैं आपको बताया। फिर चैप्टर 5 देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वीकरण। इसका नेक्स्ट पॉइंट है बालू से नमक को अलग करना। बालू से नमक को जब हम अलग करते हैं, मान लीजिए एक गिलास है, इसमें पानी डाला हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या डालें, नमक डालें और बालू डालें, ठीक है, समझिएगा। इसमें नमक डालने के बाद क्या हुआ, पूरा घुलनशील हो गया। और बालू डालने के बाद क्या हुआ, बालू क्या होता है, भारी होता है, तो निचली सतह में आके क्या हो गया, बैठ गया, ठीक है। भारी होने की वजह से क्या हुआ, निचली सतह में आके बैठ गया। तो ये कह रहा है बालू से नमक को अलग करना। और हम जब ये बाष्पोत्सर्जन होगा तो नमक क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा अलग हो जाएगा और बालू अलग हो जाएगा गिलास, ठीक है। अब कहता है पदार्थ का सतह पेंदी में बैठना क्या कहलाता है, थिराना कहलाता है। जैसे बालू क्या हुआ, पेंदी में आके बैठ गया तो क्या हुआ, थिरा गया इसमें। वही कहता है पेंदी में बैठना क्या कहलाता है, थिराना कहलाता है। फिर कहता है पदार्थ को अलग अलग करना, पहचानना कहलाता है, और उसको क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफिया कहलाता है। किसी पदार्थ को जब हम पानी से अलग करके पहचानते हैं उस चीज को क्या कहा जाता है, क्रोमेटोग्राफी कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ये कि जब हम पदार्थ को किसी चीज से अलग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो क्रोमेटोग्राफी कहलाता है, ठीक है।
चैप्टर 5 पृथक्करण से 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा था जो मैं आपको बताया। अब चैप्टर 6 में आपको मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा सिर्फ उसी को, ज़्यादा पास नहीं करना है, बस जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को पढ़ना है और उसी से क्वेश्चन आएगा, इतना जान जाइए। पदार्थ में परिवर्तन, चैप्टर 6 का नाम है पदार्थ में परिवर्तन। पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, समझिएगा। पुनः अपनी अवस्था में लौटना, जैसे बर्फ का जमना। बर्फ अगर जम गया तो फिर क्या होगा, पानी बन जाएगा पिघल करके। अगर एक गिलास में अगर बर्फ जमा हुआ है तो ये क्या हो गया, पिघल के क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा और फिर पानी से क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या कहता है, पुनः अपनी अवस्था में नहीं लौटना। जैसे हम कागज को जलाते हैं, ठीक है, उदाहरण ले लीजिए कि हम कागज को जलाते हैं तो क्या वो राख बन जाता है, तो क्या वो फिर लौट के आएगा। कोयले को जलाते हैं तो क्या वो राख बन जाएगा, फिर लौट के आएगा, नहीं आएगा। तो वो कैसा परिवर्तन कहलाता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जो चीज वापस लौट के नहीं आएगा, पुनः नहीं बनेगा, वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। और जो पिघल गया, घुलनशील हो गया, फिर वो वापस आ गया, फिर बन गया, तो वो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, मोमबत्ती का जलना। बहुत बार क्वेश्चन आता है, मोमबत्ती का जलना क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। तो समझिएगा, अगर आपको पॉइंट में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों दे दिया तो दोनों उसी में मारिएगा। और अगर दोनों में से एक में देता है, अगर मान लीजिए 4 पॉइंट में अगर भौतिक परिवर्तन दिया है, रासायनिक परिवर्तन नहीं दिया है, तो आप भौतिक परिवर्तन में मार सकते हैं। अगर भौतिक परिवर्तन नहीं दिया, रासायनिक परिवर्तन दिया है, तो मार सकते हैं। क्यों, क्योंकि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती क्या है, एक कैंडल है, एक कैंडल है, इसके बीच में क्या होता है, एक बत्ती होता है, इसमें आग लगता है, ठीक है। और ये क्या होता है, धीरे धीरे पिघल के गिर जाता है और फिर इस मोम आग क्या होता है, यहाँ पर जम जाता है। जमने के बाद फिर उसको हम उसमें बत्ती डाल के फिर से मोम बना सकते हैं। तो इसलिए क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन भी कहलाता है और रासायनिक परिवर्तन। इसका क्षय भी हो गया और बन भी गया, बनाया भी जा सकता है और नहीं भी बना सकते हैं, इसलिए क्या कहलाता है, ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों कहलाता है, ठीक है। अब आइए चैप्टर 7 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस वही हम आपको कवर करेंगे। चैप्टर 6 का नाम है पेड़ पौधों की दुनिया। कहता है जिन पौधों का तना हरा, कोमल एवं कम ऊंचाई होते हैं उन्हें साग कहते हैं। मतलब जैसे घास, घास का तना क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे साग खाते हैं, साग का तना क्या होता है, सॉफ्ट होता है, तो वो उस हरा भी होता है, कोमल भी होता है, उसकी ऊंचाई भी कम होती है, और तो उन्हें क्या कहते हैं, साग कहते हैं, ठीक है। फिर कहता है जिनका तना सख्त, पतला और काष्ठीय होता है वो क्या कहलाती है, उन्हें झाड़ी कहते हैं। आप जंगल में देखे होंगे छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, उनके तना जो होती है बहुत ही सॉलिड होता है, बहुत ही लेकिन पतला होता है, पतला होता है लेकिन सॉलिड होता है, और उसकी ऊंचाई भी ज्यादा नहीं होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। वृक्ष कैसा होता है, वृक्ष एक सख्त होता है, उसकी तना मोटी होती है, उसका टहनियां भी मोटी मोटी होती है, तो वैसे चीज को क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक मुख्य जड़ बाकी सहायक मूसला जड़। जो देखिए होंगे कि कोई घास को पौधे को कबाड़िए तो उसमें क्या होता है, पौधे को कबाड़ते हैं तो क्या होता है, ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, ये जड़ गया और जड़ से ब्रांच फूटता है, एक बीच में क्या होता है, मोटा जड़ होता है, ठीक है। ये जो मोटा जड़ है इसे क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं, इसे क्या क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक मुख्य जड़ और बाकी सहायक जड़, किसी जड़ में
एक मुख्य जड़ होता है, उसके बाकी ब्रांच होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, मूसला जड़ कहते हैं। ठीक है, फिर कहता है कोई मुख्य जड़ नहीं, सिर्फ रेशेदार। ध्यान दीजिएगा, ये समझ गए। अब देखिए, ये पौधा हो गया, इसका टहनी हो गया, ठीक है, और इसका जड़ ऐसे हो, कोई इसमें ब्रांच नहीं, कोई मेन जड़ नहीं। तो ये जो हो गया, ये सभी क्या हो गया, क्या कहलाता है, रेशेदार और झक्खड़ जड़ कहलाता है। झक्खड़ जड़ कहलाता है, कोई मुख्य जड़ नहीं होता है इसमें। ये क्या कहलाता है, रेशेदार और झक्खड़ जड़ कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कहता है एक बीजपत्री मक्का धान, एक बीजपत्री होता है, मतलब कहा जाता है कि जिस बीज में सिर्फ एक दाना होता है उसको क्या कहा जाता है, एक बीजपत्री कहा जाता है। और द्विबीजपत्री किसमें होता है, सेम में और अरहर में। समझिएगा, मक्का, ये एक मक्का है, ठीक है, एक मक्का है, इसमें छोटा छोटा दाना होता है, सब एक एक दाना होता है, ठीक है। और सेम का दाना में ये बीज रहता है और यहाँ पे छोटा सा काला जैसा बना हुआ रहता है, आंख जैसा। फिर अरहर में भी इसी प्रकार होता है, एक गोल होता है और यहाँ पे एक काला जैसा ऐसे करके बना हुआ रहता है। तो ये कौन सा बीज कहलाया, ये द्विबीजपत्री कहलाता है। और जिसमें वैसा कुछ नहीं होता है, जैसे गेहूं का दाना, चावल का दाना, वैसे भी कुछ नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, एक बीजपत्री कहलाता है। और द्विबीजपत्री में बीच में जो बीज होता है उसके किनारे में कोना में काला जैसा आंख जैसा बना हुआ रहता है, जैसे सेम और अरहर में वैसा पाया जाता है। ठीक है। सीरा, कहता है सीरा तीन प्रकार के होते हैं, सीरा विन्यास, जालिका सीरा विन्यास और समानांतर सीरा विन्यास। ये किसके बारे में बता रहा है, जो समझिएगा। एक पत्ता है, देखिए सीरा विन्यास, ये क्या हो गया, ये सीरा विन्यास हो गया। ऐसा क्या कहलाया, सीरा विन्यास है। जालिका सीरा विन्यास, देखिए इसमें ऐसे ऐसे ब्रांच फूट गया तो वो क्या कहलाया, जालीदार हो गया, तो ये जालिका सीरा विन्यास हो गया। एक समानांतर सीरा विन्यास होता है जिसमें जैसे मक्का के पौधे में देखिएगा ऐसे ऐसे रेशा होता है, पत्ता में ऐसे ऐसे होता है, लंबा लंबा, कोई ब्रांच नहीं होता उसमें। तो उसमें देख, उसे क्या कहते हैं, समानांतर सीरा विन्यास कहते हैं। तीन प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, एक सीरा विन्यास, एक जालिका सीरा विन्यास और एक समानांतर सीरा विन्यास। हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर कहता है बाष्पोत्सर्जन, कहता है पत्ती से जल की बूंदें निकलना, पत्ती से जल की बूंदें निकलना। एक तो इसका प्रयोग करना है तो आप क्या कीजिए, एक शीशे का शीशी ले लीजिए, उसमें एक पत्ता डाल दीजिए और उसके मुंह को बंद कर दीजिए। अब बहुत देर के बाद आपको देखने को मिलेगा कि वह क्या हो गया, वाष्प से भर गया है, उसमें पानी की बूंदें झलक रहा है। तो वो क्या हो गया, पत्तियों से जल का निकलना क्या कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जैसे कि अगर धूप में अगर पत्ती, तो पानी तो दिखता नहीं है, लेकिन अगर हम उसे किसी शीशी में या बोतल में पत्ती को डाल देते हैं तो जो पत्ती से जो पानी बाहर निकलता है वो बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, मतलब सीधे शब्दों में कहा जाता है पत्ती से जो उसके जो रंध्रिका होती है उससे अगर जल बाहर निकल रहा है तो वो क्रिया को क्या कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो इसी के साथ 7 चैप्टर खत्म हो गया, पेड़ पौधे की दुनिया। और हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अगर आपको जरूरत है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमको पूरा उम्मीद है कि आप हर एक टॉपिक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझे होंगे और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी भी होगी। और नेक्स्ट लेसन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। 7 तक हो गया, फिर 9, 8, 9, 10 ये सभी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। हम पूरा आप हमारे पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होगी। हम वादा करते हैं कि आपका यूपीएससी जरूर क्लियर होगा और इतने अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो जरूर क्लियर होगा। और हमारे चैनल पे आके हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, यही हमारा मोटिवेशन है, ताकि हमको समझ में आए कि हमारा पढ़ाई आप लोगों को पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है। अगर किसी प्रकार का त्रुटि आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार का जरूरत रहे नोटिफिकेशन का, कोई भी जानना है आपको, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे नए आए हैं तो बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारा हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। इसके लिए और आप हमारे वीडियो आके देखें, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू।